वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव। पीएम नरेंद्र मोदी बार बार इस पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन आज इंडिया की नीड है। एक ऐसा देश जहां हर 6 महीने साल में चुनाव होते हैं और उस चुनाव में करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं। क्या उस भारत देश में वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है भी तो कैसे? क्या है इसके पॉजिटिव्स, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इंडिया में एक देश एक चुनाव कराने का मतलब हुआ एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराना। हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं है। 4 बार 1952, 57, 62 और 67 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। फिर कुछ सालों बाद 1968 और 69 में कुछ विधानसभाएं भंग कर दी गई। फिर 1970 में लोकसभा ही डिसॉल्व कर दी गई, जिस वजह से ये सिस्टम ही खत्म हो गई। एट प्रेजेंट हमारे देश में हर महीने 6 महीने में चुनाव होते हैं। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने इस पे एक रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें उनकी रिकमेंडेशन थी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना चाहिए। इससे जो चुनाव में करोड़ों रुपए खर्चा किया जाता है वो बचेगा और चुनाव से पहले आचार संहिता लगाकर जो डेवलपमेंट कार्य बंद कर दिया जाता है और नई डेवलपमेंट स्कीम्स भी नहीं आ पाती, वो नहीं होगी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि चुनाव के खर्चे तो कैंडिडेट्स उठाते हैं, इससे खर्चा कैसे कम होगा और वो तो उनके पैसे हैं, इससे हमें क्या। चुनाव के खर्चे तो कैंडिडेट्स खुद उठाता है, पर इसमें भी उनकी पार्टियां उनका काफी मदद करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक कैंडिडेट एक चुनाव में कितना खर्चा करता है? क्या वो कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को फॉलो करता है या नहीं? ये पॉलिटिकल पार्टीज अपना फंडिंग कहां से लाती है और ये पॉलिटिकल पार्टीज अपनी फंडिंग और एक्सपेंडिचर पब्लिक क्यों नहीं करते? इन सवालों पे ये सभी पार्टीज एक साथ आ जाती हैं। ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिसका कोई पॉलिटिकल पार्टीज जवाब देना नहीं चाहती। एज पर 1979 लॉ कमीशन गाइडलाइंस, चुनाव के पूरे खर्चे रेगुलेशन से लेके मैनेजमेंट तक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है और ये पैसे आप और हम जैसे टैक्स पेयर्स के पैसे होते हैं। तो चलो हम एस्टिमेशन लगाते हैं कि इन चुनावों में कितना खर्चा होता है। देश में जब पहली बार 1952 में लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें 10 करोड़ रुपए खर्चे हुए थे। 2014 आते आते ये खर्चे बढ़कर 4000 करोड़ हुए और विधानसभा चुनाव का तो कोई हिसाब ही नहीं है। पर एस्टिमेशन लगाया जाता है कि जितना लोकसभा चुनाव में खर्चा होता है उतना ही विधानसभा में भी खर्चा होता है। ईसी इलेक्शन कमीशन ने कुछ नॉर्म सेट किए हैं। एमपी 70 लाख और एमएलए 28 लाख से ज्यादा अपनी सीट में खर्चा नहीं कर सकता। पर क्या आपको लगता है कि इन नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है? हमारे देश में 543 एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिनमें से 90% 475 एमपीज करोड़पति हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये करोड़पति एमपीज एक लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सिर्फ 70 लाख रुपए ही खर्चे करेंगे? बीजेपी के एमपी गोपीनाथ मुंडे ने खुद कन्फेस किया था कि उन्होंने एक लोकसभा चुनाव जीतने के लिए 8 करोड़ रुपए खर्चा किया था। अब 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पर कैंडिडेट एक्सपेंडिचर को 10% बढ़ा दिया है। इंडिया में 543 लोकसभा सीट्स हैं और 4121 विधानसभा सीट्स हैं और इन सभी सीट्स पे 2019 में ऑन एन एवरेज 14 लोगों ने कंटेस्ट किया था। अगर हम इलेक्शन कमीशन के हिसाब से चले तो ये 14 कैंडिडेट्स ने 543 लोकसभा सीट्स और 4121 विधानसभा सीट्स में 70 लाख और 28 लाख रुपए खर्चा किया होगा। तो टोटल अमाउंट होता है, अगर हम कैंडिडेट खर्चे और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को मिला दे तो 30,000 करोड़। इसमें हमने लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं जोड़े, पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सपेंडिचर भी जोड़े नहीं गए जो डिस्क्लोज ही नहीं होते। CMS सेंटर ऑफ मीडिया की फील्ड एनालिसिस के हिसाब से 2019 इलेक्शंस में, जिनमें लोकसभा और 7 विधानसभा में चुनाव हुए थे, पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट ने 60,000 करोड़ रुपए खर्चा किया था। अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को देखें तो सभी चुनाव को मिलाकर हर 5 साल में हमारे देश में 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्चा होता है, यानी कि जितना हमारे नेबर नेपाल की GDP है। इंडिया में RTI
राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में लागू की गई थी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग अब तक आरटीआई में नहीं आती। इन फंडिंग्स को मिनिमाइज करने और पब्लिक करने की जगह बीजेपी गवर्नमेंट 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेके आती है, जिसमें कॉरपोरेट्स इन पॉलिटिकल पार्टीज को अनलिमिटेड फंड कर सकते हैं। उसके बाद 2018 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट करके सरकार ये कंफर्म कर लेती है कि जो पॉलिटिकल फंड्स इनको मिलते हैं वो स्क्रूटिनाइज ना हो पाए। नीति आयोग और लॉ कमीशन के हिसाब से अगर हम अपने देश में एक देश एक चुनाव लाते हैं तो इन फ्यूचर हम अपनी गवर्नमेंट के लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हैं। पर क्या ये फिजिबल है? ऑन पेपर जितना अच्छा लगता है, क्या ये उतना ही प्रैक्टिकल है? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का टेन्योर 5 साल का होता है, जिसे जरूरत पड़ने पर घटाया या बढ़ाया जा सकता है। पर इसके लिए इन पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ आना जरूरी है। एफसीआरए में अमेंडमेंट्स के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बेनिफिट के लिए एक साथ आ जाती हैं। पर जब देश की बात आए तो ये पॉलिटिकल पार्टीज 2018 में जब लॉ कमीशन ने इस इशू पे मीटिंग बुलाई थी तो सिर्फ 4 पार्टी ही इसके फेवर में थे, बाकी 9 पार्टी ने इसका विरोध किया था। बीजेपी और कांग्रेस ने इस पे कुछ बोला ही नहीं। विरोध करने वाली पार्टीज का कहना था कि लोग लोकल मुद्दे छोड़कर राष्ट्रीय मुद्दे पे वोट करेंगे, पर पिछली कुछ इलेक्शंस देखकर तो ऐसा नहीं लगता। 2019 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे। इन तीनों चुनावों में बीजेपी हार गई थी, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को यहीं से 95% सीट्स मिले थे। इससे ये साफ समझ में आता है कि वोटर्स लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में अलग अलग मुद्दों पे वोट करते हैं। इससे उस गवर्नमेंट की लोगों के साथ अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहती है, जिसका डर इन विरोध करने वाली पार्टीज को सता रहा था। एक और समस्या है कि देश में जब जब भी चुनाव होते हैं वो मल्टीपल फेजेस में होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराया जाएगा, जिस पर लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि देश में 2 फेजेस में चुनाव कराया जाए। पहले फेज में लोकसभा के साथ कुछ राज्यों के चुनाव, फिर दूसरे फेज में बाकी बचे राज्यों में चुनाव कराया जा सकता है। ये पार्टीज एटलीस्ट साथ आके इन इश्यूज पे डिबेट तो करें, कोई कंक्लूजन तो निकाले, क्योंकि ये सोच अच्छी है और हमें इसी तरह के सोच को सपोर्ट करना है। लॉ कमीशन भी वन नेशन वन इलेक्शन पे एक नई रिपोर्ट तैयार करती है। इन इश्यूज पे एक डीप स्टडी की जरूरत है। करंट सिनेरियो में तो ये पॉसिबल नहीं दिखता, पर अगर गवर्नमेंट विल दिखाए तो ये कर सकती है।